साथियों नमस्कार। यूट्यूब चैनल साहित्यिक संवर्धन मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस वीडियो में हम आज एक राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के संबंध में उनके जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। और मैं समझता हूँ इस वीडियो को या इस पूरी क्लास को देखने के बाद में मैथिली शरण के संबंध में या मैथिली शरण गुप्त के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी या किसी भी प्रकार के उठने वाले प्रश्न जो किसी भी परीक्षा में, चाहे हमारे स्कूल लेक्चरर हो, चाहे हमारे सेकंड ग्रेड टीचर हो, चाहे एनवीएस हो, चाहे फिर हमारे सेंट्रल लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स हो, या फिर नेट जीआरएफ के लिए जो एनटीए एग्ज़ाम करवाती है उसके लिए हो, तमाम तरह की परीक्षाओं के लिए मैथिली शरण गुप्त के संबंध में आने वाले तमाम प्रश्न जहाँ से आपके सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 को और मृत्यु 1964 को। अब एक एक चीज़ को लेंगे। देखिए, जन्म उनका 3 अगस्त 1886 झांसी चिरगांव में होता है और मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को। आप वास्तविक नाम की बात करें तो मिथिलाधिपति नंदिनी शरण, और मैथिली जो है वो सीता की शरण को कहा जाता है, और मैथिली या मिथिला जो है वो सीता के लिए विशेषण के रूप में शब्द प्रयुक्त किया जाता है। आपको बता दूं, इनका एक एक बिंदु रेखांकित करने योग्य है, हर चीज़ महत्वपूर्ण है। 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है क्योंकि 3 अगस्त को मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ था। फिर आप देखें, लक्ष्मी कांत शर्मा ने कहा है कि मिथिली शरण गुप्त की जयंती प्रतिवर्ष 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में मनाई जाएगी। फिर आप देखें, पिता का नाम रामचरण गुप्त है और माता का नाम काशीबाई है, और पद्म पुरस्कारों की श्रेणी में गुप्त को, मैथिली शरण गुप्त को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। फिर आप आगे देखें तो साहित्य जगत में आप दद्दा के नाम से प्रसिद्ध, इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दद्दा के नाम से प्रसिद्ध मैथिली शरण गुप्त है, और राष्ट्र कवि की पदवी महात्मा गांधी ने इनको, उनकी रचना एक आई थी भारत भारती 1912 में आई थी, और संभवतः 1936 में महात्मा गांधी ने इनको राष्ट्र कवि की पदवी दी। और इस संबंध में आगे हम चर्चा भी करेंगे। और मधु उपनाम से इन्होंने कविताएं अनुदित की है। फिर आप आगे देखें कि 12 वर्ष की आयु में ब्रज भाषा में कविता कनक लता नाम से भी लिखते हैं। आगे, ब्रज भाषा के कविता रसिकेंद्र नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने से इनकार कर दिया था कि उनकी कविता थी जो ब्रज भाषा में रसिकेंद्र नाम से चली थी। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, उन्होंने अपनी कृति में या अपनी पत्रिका में प्रकाशित करने से इनकार कर दिया, और खड़ी बोली में रचित प्रथम रचना जो सरस्वती में छपती है वो आपके 1906 में हेमत नामक प्रथम रचना है जो खड़ी बोली में प्रकाशित होती है। इस संबंध में भी प्रश्न पूछा जा सकता है। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी मैथिली शरण गुप्त के गुरु व प्रेरक थे, इसलिए उन्होंने अपने महाकाव्य साकेत जो 1931 में आता है उनकी प्रेरणा को स्वीकार करते हुए लिखा है। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा को स्वीकार करते हुए लिखा, और इस संबंध में उन्होंने कहा है, करते तुलसी भी कैसे मानद नाद, महावीर का यदि उन्हें न मिलता प्रसाद। यानी कि प्रसाद की प्रेरणा से साकेत जो रचना उनकी 1931 में आई, उसके प्रेरक महावीर प्रसाद द्विवेदी ही है। काव्य के क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि महावीर प्रसाद द्विवेदी को दी जाती है। द्विवेदी युग में उपेक्षित नारी पात्रों पर सर्वाधिक लिखने वाले कवि हैं। अपन बाद में या आगे थोड़ी देर चर्चा करने वाले हैं, चाहे विष्णुप्रिया हो, चाहे साकेत हो, इस प्रकार की तमाम रचना, यशोधरा को ले लें जहाँ पर उपेक्षित नारी पात्र है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि उपेक्षित नारी पात्रों पर सबसे ज़्यादा अगर द्विवेदी युग में लिखा है तो वो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। साकेत को देख लीजिए आप, उर्मिला की वहाँ पर वेदना को प्रकट किया गया है। आप यशोधरा को देख लीजिए
आप विष्णुप्रिया को देख लीजिए, और इन सब में नारी पात्रों को सर्वाधिक जगह मिली है। और इनका प्रिय छंद जो है वो हरिगीति का छंद है। मैथिली शरण गुप्त हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। हिंदी में या हिंदी साहित्य में एक राष्ट्रीय काव्य धारा चली थी, और उनमें माखनलाल चतुर्वेदी है, रामधारी सिंह दिनकर जिनको आप अनल कवि कहते हैं, मैथिली शरण गुप्त जिनको राष्ट्रीय कवि कहा जाता है, ये सभी उसमें शामिल है। और वासुदेव शरण अग्रवाल ने गुप्त जी को युग कवि कहा था। उपनाम की बात करें तो कनकलता, स्वर्णलता, हेमलता और मधुप। और मुंशी अजमेरी से भी गुप्त जी को बड़ा प्रोत्साहन मिला, और इनकी मृत्यु पर समाधि नाम की कविता भी लिखी गई। फिर आप महावीर प्रसाद द्विवेदी के आग्रह पर गुप्त जी ने व्यास स्तवन कविता लिखी। और अब जो महत्वपूर्ण पंक्ति है कि जो पूछा जा सकता है कि गुप्त की आरंभिक रचनाएं वेश्योपकारक पत्र में प्रकाशित होती हैं, ये महत्वपूर्ण है और इस संबंध में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर अगली पंक्ति भी महत्वपूर्ण है कि भारत भारती रचना के कारण राष्ट्र कवि के रूप में अगर प्रसिद्धि मिली है तो 1912 में प्रकाशित भारत भारती रचना है, जहाँ से उनको प्रसिद्धि मिलती है, जो कि उनके 3 भागों में प्रकाशित होती है। और फिर मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरिगीति का छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त ने स्वयं को कौटुंबिक कविमान कहा है। गुप्त जी को सत्यानुप्रास का स्वामी भी कहा जाता है। आगे देखिए, गुप्त जी राज्यसभा के सदस्य भी रहे और राजनीति में सक्रिय रहे, इसलिए इनको जेल की हवा खानी पड़ी, अर्थात जेल में भी गई और राज्यसभा के मेंबर भी रहे। ये दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और देखिए, अब हिंदी के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गुप्त जी के बारे में क्या मत अभिव्यक्त किए हैं। उसमें लिखा है कि साकेत और यशोधरा गुप्त जी के 2 बड़े प्रबंध हैं। दोनों में काव्यत्व का पूरा विकास है, पर प्रबंधत्व में कमी है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। फिर आप आगे देखें दूसरा कि गुप्त जी वास्तव में सामंजस्यवादी कवि है, प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले अथवा मद में झूमने वाले कवि नहीं है, ऐसा भी शुक्ल बताते हैं। और हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए, ऐसी बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं। तो ये इनका सामान्य परिचय हो गया, और राजनीति में किस प्रकार से आए, या उनकी प्रारंभिक रचनाओं का प्रकाशन किस तरह से होता है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि हिंदी के सबसे बड़े आलोचकों में गणे जाते हैं, उन्होंने क्या क्या विचार या किस प्रकार से उनके ऊपर अपने मत रखें। अब इनके रचना संसार या रचनाओं के संबंध में हम चर्चा करें, फिर बारीकी से एक एक की चर्चा करेंगे। रचनाओं में देखेंगे तो रंग में भंग 1909, प्रथम मुक्तक, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, तिलोत्तमा 1915, चंद्रहास 1916, किसान भी 16, वैतालिक और पत्रावली भी 1916, शकुंतला 1923 में आई है, जबकि पंचवटी और आर्य 1925 में, स्वदेश संगीत हिंदू 1927, बख्शार वन वैभव शेरेंद्री 1926, त्रिपथगा और शक्ति 1927, विकट भट्ट और गुरुकुल 1928, झंकार 1929 में, साकेत 1931 महत्वपूर्ण है, आगे चर्चा होगी, यशोधरा 32 में, उच्छ्वास 35, सिद्धराज 36, मंगल घाट 37, नहुष 1940, कुणाल गीत 1942 में, अर्जन और विसर्जन भी 42 में, और विश्व वेदना तथा काबा और करबला 1942 में, अंजलि और अर्घ्य यह 1950 में आई है, जय भारत 1952, भूमि भाग 1953, राजा प्रजा 56, विष्णुप्रिया महत्वपूर्ण रचना है, रत्नावली महत्वपूर्ण रचना है, विष्णुप्रिया 57 में है और रत्नावली 1960 में है। फिर स्वास्थ्य और संकेत 1983 में, कविता कलाप 1909, महावीर प्रसाद द्विवेदी व गुप्त जी की कविताओं का इसमें संग्रह किया गया है। अब हम एक एक रचना जो सबसे महत्वपूर्ण है
उसकी चर्चा करें। इससे पहले नाटक में भी मौलिक नाटक आपके अनग, चरणदास, तिलोत्तमा, निष्क्रिय प्रतिरोध, ये इनके मूल नाटक है। अनुदित नाटकों को आप देखें तो भास के नाटकों में देखेंगे तो स्वपन वाष्पदत्ता 1914, प्रतिमा 1963, अभिषेक और अभिकारक भी 1963 में आए। अब माइकल मधुसूदन दत्त कृत बांग्ला नाटकों की बात करें तो मेघनाथ वध 1927 में और विरहिणी वज्रंगना 1914 में आता है, जो इनके माइकल मधुसूदन दत्त के बांग्ला नाटक का अनुवाद या अनुदित नाटक है। नवीन चंद्र सेन का प्लासी का युद्ध और उमर खयाम जो फारसी नाटककार है, उनकी रुबायल उमर खयाम महत्वपूर्ण है। अब गुप्त की रचनाएं जो है जिनकी हमने बात की उसकी सामान्य जानकारी को पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए महाकाव्य में देखेंगे तो आप 1931 में साकेत महाकाव्य आया जिसमें 12 सर्ग है। ये ध्यान रखना है, 12 सर्ग महत्वपूर्ण है। फिर अगर महत्वपूर्ण बात है तो आधार ग्रंथ इसका रामचरितमानस और राम कथा के उपेक्षित पात्र कौन, उर्मिला के चरित्र का उत्थान साकेत में किया गया है। नामकरण स्थान के आधार पर हुआ है क्योंकि अयोध्या को साकेत कहा जाता है और भाषा खाड़ी बोली है। और साकेत को लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को 1908 में सरस्वती में प्रकाशित महावीर प्रसाद द्विवेदी का लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता जो है उससे इनको प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा के फलस्वरूप ये 12 सर्गों का साकेत नामक महाकाव्य आता है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ये लेख छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से लिखा। ये भी महत्वपूर्ण है। 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक या पुरस्कार मिलता है और इसको लिखने में करीबन 15 वर्ष लगे। और रामचरितमानस के बाद राम काव्य परंपरा का कोई दूसरा महाकाव्य जो सबसे महत्वपूर्ण है तो हमारे साकेत है। और साकेत की पहली प्रति जो है वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भेजी गई। साकेत के सर्ग 12 है, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से महत्वपूर्ण अगर बात करें तो इसमें जो 9वां और 10वां सर्ग है उर्मिला का विरह वर्णन, ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाकी आप देख लेना, उनमें से कोई महत्वपूर्ण मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है क्योंकि परीक्षा में 9वां और 10वां सर्ग जो महत्वपूर्ण है। प्रथम सर्ग में लक्ष्मण उर्मिला का परिणय परिहास, दूसरे में कैकेयी मंथरा का संवाद, तीसरे में दशरथ का विलाप, चौथे में गृहस्थ चित्रण, पाँचवें में वनवास, छठे में दशरथ की मृत्यु, सातवें में भरत का शोक और 8वें में चित्रकूटवास। 9वां और 10वां उर्मिला की विरह वेदना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 10वां सरयू नदी को संबोधित कर उर्मिला अपने जन्म से लेकर स्वयंवर की कथा कहती है। और 11वें में लक्ष्मण को शक्ति लगने की घटना है। और फिर 12वें में युद्ध की तैयारी और उर्मिला लक्ष्मण का मिलना है। फिर साकेत के प्रथम, अष्टम और द्वादश सर्ग में उर्मिला लक्ष्मण मिलन का वर्णन है। फिर देखिए नगेंद्र और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है। नगेंद्र साकेत को जनवादी काव्य कहते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और साकेत एकार्थ काव्य है ऐसा विश्वनाथ मिश्र बताते हैं। फिर हमारा दूसरा जय भारत 1952, इसमें 47 खंड और महाभारत की कथा है। नहुष के आख्यान से लेकर स्वर्ग आरोहण तक की घटना है। और जय भारत जो है हिंदू संस्कृति का स्वच्छ दर्पण बताया गया है। खंड काव्य की बात करिए तो रंग में भंग 1909, बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य का वर्णन रंग और भंग में है। जयद्रथ वध 1910 महाभारत पर आधारित है, अभिमन्यु की शौर्य गाथा है, जयद्रथ वध का वर्णन है। और सुभद्रा और उत्तरा का विलाप, उसका जिक्र जयद्रथ वध 1910 में किया गया है। फिर अगली रचना 1914 में शकुंतला, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद और शकुंतला दुष्यंत की कथा इस शकुंतला नामक खंड काव्य में है। साथियों आप पूरा वीडियो देखें और इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे महावीर मैथिली शरण गुप्त की चर्चा में कुछ भी पीछे छूटने वाला नहीं है। अगर कुछ आपको लगता है कि जो जोड़ना रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें,
और उस पर कमेंट करें कि अमुक चीज़ जो महत्वपूर्ण थी और हम उसकी चर्चा करना भूल गए, तो इस चीज़ को भी हम अमल करें। 1916 में किसान 8 सर्ग में भारतीय किसान की करुण गाथा को इसमें चित्रित किया गया है। पंचवटी 1925 रामायण के लक्ष्मण शूर्पणखा प्रसंग पर आधारित है। शेरंद्री 1926 में और महाभारत पर आधारित है। अज्ञातवास के समय शेरंद्री छद्म नाम धारिणी द्रौपदी व कीचक की चिर प्रसिद्ध गाथा और इसमें करुण रस है। बक्सहार की बात करें तो महाभारत की कथा पर आधारित है और भीम द्वारा बकासुर के वध का वर्णन इसमें किया गया है। वन वैभव 1927 महाभारत पर आधारित है। गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय तथा अर्जुन की यशो गाथा या विजय गाथा का जिक्र 1927 में प्रकाशित वन वैभव में किया गया है। शक्ति जो 1927 में प्रकाशित है, दुर्गा के शौर्य व देव दानव के बीच में जो युद्ध होता है, जो संग्राम होता है, उसका चित्रण शक्ति नामक कृति में 1927 में या खंड काव्य में किया गया है। यशोधरा यह महत्वपूर्ण है। 1932 पति परित्यक्ता यशोधरा के दुख की व्यंजना है इसमें और इस रचना की प्रेरणा उर्मिला के चरित्र से मिलती है। यानी कि 1931 में जो साकेत आया उसकी मुख्य पात्रा जो उर्मिला है उनसे प्रेरणा मिलकर के 1932 में यशोधरा को लिखा जाता है। यशोधरा आप देखने के बाद में आगे देखेंगे। द्वापर 1936 द्वापर में क्या है, श्रीमद् भागवत पर आधारित है। पापी अपने पापों के कारण दुख भोगता है, यानी कि पापी को अपने पापों का फल निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसा वर्णन 1936 में प्रकाशित द्वापर में दिया गया है। फिर अगला है सिद्धराज 1936 5 सर्ग है सिद्धराज में और सिद्धराज जय सिंह की गाथा इसमें है। फिर नहुष 1940 में और ये महाराज नहुष की चरित्र गाथा का चित्रण करती है। अगला देखेंगे कुणाल 1941 में कुणाल के व्यक्तित्व से संबंधित कुणाल गीत 1941। फिर करबला 1942 ये मुस्लिम इतिहास का चित्रण करता है। इमाम हुसैन की गाथा है और इसका जो मूल उद्देश्य है वो हिंदू और मुसलमानों के बीच में एकता स्थापित करना है, यूनिटी स्थापित करना है। अगली चीज या अगली रचना हिडिंबा 1950 राक्षसी हिडिंबा व भीम की कथा से यह संदेश दिया गया है कि मानव को ऊंच नीच की भावना से ऊपर उठकर प्राणी मात्र से प्रेम करना चाहिए। जैसा कि एक राक्षस हिडिंबा से भीम किस प्रकार से शादी कर लेते हैं और उन्हीं की उपज है घटोत्कच जो भीम का पुत्र नाम से प्रसिद्ध हो गया। अगली रचना विष्णुप्रिया जो नारी के चरित्र की गाथा को प्रकट करती है। 1957 में प्रकाशित महाप्रभु चैतन्य और उनकी पत्नी विष्णुप्रिया के त्याग तप और उसकी मनोदशा का चरित्र चित्रित किया है। साकेत यशोधरा की तरह विष्णुप्रिया में भी उपेक्षित नारी चरित्र को वाणी मिलती है और यह जय दयालु जी डालमिया से प्रेरित होकर के लिखी गई है। फिर हमारे अगली रचना जो रत्नावली 1960 में तुलसी की पत्नी रत्नावली को लेकर के लिखी गई है। ये हमने सारे के सारे प्रबंध में महाकाव्य और खंड काव्य पढ़े। अब हम निबंध काव्य की बात करेंगे। निबंध काव्य में भारत भारती 1912 भारत भारती की रचना के बाद गुप्त जी को राष्ट्र कवि की उपाधि 1936 में महात्मा गांधी देते हैं। ये रचना साथियों महत्वपूर्ण है, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। और प्रेरणा की बात करें तो मुस्तसहाली और ब्रजमोहन दत्तात्रेय कृत भारत दर्पण से इनको प्रेरणा मिलती है, उनसे प्रेरित होकर के ये रचना करते हैं। फिर आप भारत भारती राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधनात्मक काव्य है, महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि राष्ट्र कवि है तो भारत भारती उनकी राष्ट्र कवि होने की सबसे बड़ी प्रामाणिक कृति है। फिर आपकी अगली रचना हिंदू 1927 राजा प्रजा 1956 विजय पर्व जो है वो 1963 अर्थात 1963 उद्बोधन गीत है। चीनी आक्रमण के समय गुप्त जी की अंतिम रचना है विजय पर्व 1963 में प्रकाशित होती है। पत्रावली 1916 है। फिर आपके विकट भट्ट 1928
राजपूती अभिमान का वर्णन विकट भट्ट में किया गया है। गुरुकुल सिख गुरुओं की जीवनी 1928 में आती है। अर्जन और विसर्जन, ये दशमिक और उत्तरी अफ्रीका पर किए गए आक्रमणों और घटनाओं का वर्णन 1942 के कृति अर्जन और विसर्जन में होता है। फिर काबा, जो 1942 में प्रकाशित रचना मुस्लिम इतिहास हजरत मोहम्मद के जीवन पर आधारित ये काबा नामक रचना 42 में आती है। फिर आपके प्रदक्षिणा 1950, ये राम कथा से संबंध रखती है। प्रदक्षिणा युद्ध 1950, ये महाभारत के युद्ध के चित्रण को उल्लेखित करती है। कविश्री 1955, भारत की आदर्श नारियों को या भारत की आदर्श नारियों की भावपूर्ण कहानी जो है वो कविश्री में है, जो 1955 में प्रकाशित होती है। अब फिर देखिए मुक्तक काव्य में पद्य प्रबंध 1912, मंगलघट 1937, आज़ाद 1938, आस्वाद 1938, दुर्दशा निवेदन 1905, स्वस्ति और संकेत 1980, राष्ट्रवाणी 1986, कई जगह राष्ट्रवीणा भी लिखा हुआ आता है। गीति काव्य की बात करें तो वैतालिक 1916 राष्ट्रीय पुनर्जागरण से संबंधित है। स्वदेश संगीत 1925, 65 कविताओं का संग्रह स्वदेश संगीत में है, जो राष्ट्रवादी आंदोलन से संबंध रखती है। झंकार 1927, गुप्त जी की रहस्यवादी रचना, जिनमें उनके आध्यात्मिक गीतों का संकेत है या आध्यात्मिक गीतों का संग्रह है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। झंकार नामक रचना में आध्यात्मिक गीतों का संग्रह है। विश्व वेदना 1942, महायुद्ध से व्यथित विश्व की वेदना। अंजलि और अर्घ्य, ये महात्मा गांधी की मृत्यु पर शोकाभिव्यक्त के समय 1942 में नहीं बल्कि 1950, पिछली बार पीछे हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि 1948 20 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का देहावसान हुआ है, तो 1950 में लिखी गई। भूमि भाग 1953, भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा, तो उस समय उनके गीतों का संग्रह भूमि भाग में है। फिर पद्य नाटक में ज़्यादा कुछ नहीं है। देवदास 1950, पृथ्वीपुत्र 1914, हमारे पृथ्वीपुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का भी है। जैनी 1950, मार्क्स व जैनी के आदर्श का चित्रण। लीला 1960, सीता स्वयंवर का चित्रण। अनघ 1925, बौद्ध संस्कृति पर आधारित। तिलोत्तमा 1915 में 5 अंकों का यह पौराणिक नाटक है और युद्ध के संबंध में चित्रण है। और चंद्रहास 1916 भाग्यवाद पर बल है। अब देखिए कुछ एक अप्रकाशित रचनाएं जो प्रकाशित नहीं हो पाई, उसमें उर्मिला 1908, नल दमयंती 1910, उद्धार 1914, ये हो गया। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि नारी से संबंधित रचनाएं कौन सी है। तो उसमें साकेत हमने चर्चा की। उर्मिला की पीड़ा का चित्रण 1931 में आया। फिर यशोधरा 1932 में आया। पंचवटी 1925 में आया और विष्णुप्रिया 1957 में। ये 4 रचनाएं जो है वो नारी से या नारी की पीड़ा या नारी की वेदना के संबंध में चित्रण करती है। जो द्विवेदी युग के कवियों में अगर किसी ने नारी वेदना के संबंध में सबसे ज़्यादा लिखा है तो मैथिली शरण गुप्त या राष्ट्र कवि या दद्दा के नाम से लोकप्रिय गुप्त लिखते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। इस तरह से हमने आज मैथिली शरण गुप्त के संबंध में उनका सामान्य परिचय, उनका जीवन परिचय, उनकी काव्य कृतियाँ और उनकी काव्य कृतियों में कौन कौन सी काव्य कृतियाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा की। और फिर मिलेंगे इसी प्रकार के किसी कवि या किसी लेखक या किसी युग वेता के संबंध में चर्चा को लेकर के फिर अब आपसे इजाज़त लेंगे। मिलेंगे इस प्रकार के नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।